का वर्क पावर एनर्जी डायरेक्टली एक्सरसाइज डिस्कस करना है या ऑब्जेक्टिव 1 2 में भी डाउट है? एक्सरसाइज ही सर। ठीक है, बताओ एक्सरसाइज में बताओ क्वेश्चन नंबर सर 50 and 51। सर क्वेश्चन 24। अच्छा रुको एक सेकंड, मैं क्वेश्चन नंबर्स पहले रेंज बता रहा हूँ, उस रेंज में किसी को डाउट हो तो मुझे नंबर बता दो। क्वेश्चन 1 से 10, 1 से 10 में नो डाउट। 10 क्वेश्चन 10 ओके। A block of mass small m is kept over another block of mass capital M and the system rests on a horizontal surface. A constant horizontal force capital F acting on the lower block produces an acceleration of this much in the system and the two blocks are always together. देखो इसका मतलब फ्रिक्शन भी रहा होगा ना, अगर नीचे का ग्राउंड स्मूथ रहता तो ये F अपॉन M प्लस M एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता दोनों का। दैट मीन्स नीचे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसका ए पार्ट कैसे निकालोगे? फ्रिक्शनल फोर्स को F मान लो और फोर्स इक्वेशन लिख दो। तो F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन से देख पा रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स F/2 के इक्वल आ जाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर काइनेटिक होगा, तो इसको म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स मतलब म्यू टाइम्स m प्लस mg के इक्वल कर दो, तो इससे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा। ओके ये ए पार्ट का आंसर होगा। बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, तो खाली स्मॉलर ब्लॉक का एफबीडी बना दो। स्मॉलर ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन सेम होगा और स्मॉलर ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टली सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। लेट्स कॉल दिस F1। तो F1 की वैल्यू m टाइम्स a ये आ जाएगी, a की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देना उसमें। एंड सी पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट d ऑफ द सिस्टम। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शन राइट पे लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी राइट में होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा F1 इंटू डी। समझ में आए तीनों पार्ट्स? Yes Sir, if we are considering friction between small m and capital M, then should in the first equation we should also consider friction acting on M, like the reaction friction. That would have been an internal force, huh? Because in the first part I had considered small m and capital M both as a system. Under So friction between small m and capital M is internal, right? फिर 11 से 15 के बीच में कोई डाउट? 11 से 15 11 a box weighing 2000 Newton is to be slowly slid through 20 meters on a straight track having coefficient of friction 0.2 with the box. Find the work done by the person pulling chain at an angle of theta with the horizontal. तो मान लो ये बॉक्स है और परसेंट हॉरिजॉन्टल। देखो वर्क एनर्जी चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये स्लोली वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्लोली का मतलब क्या होता है? सर एक्सेलरेशन 0 है। यस एक्सेलरेशन 0, हर समय इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे F cos थीटा जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा ना, और वर्टिकल में F sin थीटा mg और नॉर्मल बैलेंस। तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने की पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू टाइम्स n होता है, राइट? इसको निकालने के लिए नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स mg माइनस F sin थीटा होगा। दैट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स m थीटा और फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी इसी के इक्वल होगा।
और वर्क डन के लिए अपन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेंगे ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टली हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज x इक्वल्स टू 20, तो वर्क डन का आंसर क्या हो जाएगा, f cos थीटा इंटू 20, राइट, या फिर fx इंटू 20। इसका ए पार्ट समझ में आया। और बी पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चोजन अ वैल्यू ऑफ थीटा which ensures him the minimum magnitude of the force। ये तुमने पढ़ा था फ्रिक्शन चैप्टर में, हाँ सर tan करा है। थीटा इक्वल्स टू म्यू हाँ होता है ना, फुल। थीटा इक्वल्स टू यस सर। tan इनवर्स ऑफ म्यू पे जब वो फोर्स अप्लाई करेगा तो ब्लॉक को मूव करवाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी। तो ए पार्ट के एक्सप्रेशन में ये सब्स्टिट्यूट कर देना, tan थीटा को म्यू ले लेना, उससे बी पार्ट भी हो जाएगा सर। Yes, sir. फिर नेक्स्ट डाउट, 15 के पहले कोई डाउट है किसी को भी, 15 तक, 16 से 20, 19th question. Sir, 18th. 18th एंड 19th, ओके। So 20. ठीक है, पहले 18 देख लो। A 250-gram block slides on a rough horizontal table. Find the work done by the frictional force in bringing the block to rest if it is initially moving at a speed of 40 centimeters per second. तो ब्लॉक का मास दिया है और इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। तो फाइनली जब ये रेस्ट पे आ जाएगा तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और तो कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड इनिशियल इज हाफ mu स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा ए पार्ट का आंसर। एंड बी पार्ट में पूछा है, इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक इज 0.1, हाउ फार डज द ब्लॉक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो सेकेंड पार्ट में फ्रिक्शनल फोर्स हमें मिल जाएगा म्यू टाइम्स mg, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी माइनस म्यू टाइम्स mg इंटू एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्स हमें फाइंड करना है और ए पार्ट से ये वर्क डन हमें निकाल लिया था, तो इन दोनों को इक्वेट करके तुम्हें एक्स भी मिल जाएगा। Yes, Okay. yes. फिर 19th में देखो क्या दिया। सर यस बताओ। सर बी पार्ट के लिए कैन वी आल्सो यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस यू कैन यूज दैट आल्सो, सेम आंसर आएगा उससे भी, काइनेमेटिक से भी आ जाएगा। Question 19th, water falling from a 50 meters high fall is to be used for generation of electricity if 1.8 into 10 to the power 5 kg of water falls per hour and half of the gravitational energy can be converted into electric energy. How many 100 watts lamp can be lit? देखो यहाँ पे 100 watts lamp मतलब watts किसका यूनिट होता है, पावर। दैट मींस 100 लैम्प का जो रिक्वायरमेंट है, एक लैम्प का जो पावर का रिक्वायरमेंट है वो 100 वॉट्स है, मतलब 100 जूल्स पर सेकेंड, राइट। दिस इज द पावर फॉर वन लैम्प। और हमें पता लगाना है कि ऐसे कितने लैम्प अपन लाइट अप कर सकते हैं विद दिस सेटअप। और सेटअप में 50 मीटर हाइट से पानी गिर रहा है, और यहाँ पे पानी का जो रेट है वो पर आवर दिया हुआ है, 1.8 into 10 to the power 5 kg of water falls per hour, तो इसको भी पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। 1.8 into 10 to the power 5 kg अगर पर आवर गिर रहा है तो इसको जब मैं 3600 से डिवाइड करूंगा तो इतना पानी इन 1 सेकेंड गिर रहा होगा, ये बोल सकते हैं अपन। Yes. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे 10 to the power 5 से कुछ जीरोस बोरो कर लो, 4 जीरोस बोरो कर लो, तो 18,000 हो जाएगा इंटू 10 अपॉन 3600, तो ये 50 हो जाएगा ना। कैलकुलेशन देखो सही किया है मैंने, 50 kg इन 1 सेकेंड। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 सेकेंड में 50 kg पानी गिर रहा है, और कितने हाइट से गिर रहा है, 50। जी को भी 10 ले लेते, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है 1 सेकेंड में, दैट इज 50 into 50 into 10, so this will be 25,000 joules। और इसका कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, 50%।
तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो अवेलेबल है वो 12,500 जूल्स होगा 1 सेकेंड में, और एक लैम्प का जो पावर का रिक्वायरमेंट है वो 100 जूल्स होगा 1 सेकेंड के लिए। तो अगर मैं 12,500 को 100 से डिवाइड कर दूं तो टोटल 125 लैम्प्स लाइट अप कर सकते हैं। समझा ये लॉजिक? Yes. फिर 20th भी डाउट था ना किसी का? Yes. A person is painting his house walls. He stands on a ladder with a bucket containing paint in one hand and a brush in the other. Suddenly, the bucket slips from his hand and falls down on the floor. If the bucket with the paint had a mass of 6 kg, height 2 meters, how much gravitational potential energy is lost together with the paint? MGH से नहीं आ रहा क्या आंसर? एक सेकंड, इसमें और कोई ट्रिक तो नहीं है सवाल में? पर्सन इज पेंटिंग हिज हाउस वॉल्स, he stands on a ladder with a bucket containing paint in one hand. Suddenly the bucket slips from his hand and falls down on the ground. Bucket with the paint had a mass of 6 kg. सर MGH से आंसर आ रहा है? आ जाएगा ना MGH से? यस सर। हाँ सर। हाँ वही मेरे को लगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया तो मुझे लगा कुछ ट्रिक हो सकता है इस सवाल। तो ठीक है MGH से आ जाएगा ना, h हाइट गिरा और m मास दिया हुआ है तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डाउट बताओ 21 से 30 के बीच में। 23. 25। 24. 23, 24, 25. Okay. The US athlete Florence Griffith Joyner won the 100 meters sprint gold medal at Seoul Olympics 1988, setting a new Olympic record of 10.54 seconds. Assume that she achieved her maximum speed in a very short time and then ran the race with that speed till she crossed the line. Take her mass to be 50 kg. Calculate the kinetic energy of Griffith Joyner at her full speed. तो देखो डिस्टेंस 100 मीटर का रेस था और मैक्सिमम स्पीड उसने तुरंत एक्वायर कर लिया, राइट? तो अपन एक तरीके से मान सकते हैं पूरा 100 मीटर अप्रोक्सीमेटली सेम स्पीड Vmax से ट्रेवल किया होगा और टाइम दिया हुआ है 10.54 सेकेंड्स। सो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्रिफिथ जॉनर एट हर फुल स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने पर, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम करने पर स्पीड मिल जाएगा। ये शॉर्ट टाइम तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। सो आई थिंक वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस ओनली। एक सेकंड को आगे दिखते हैं, आगे और क्या क्या दिया हुआ है। अज्यूमिंग दैट द ट्रैक, द विंड एक्सेट्रा ऑफर्ड एन एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ 1/10 of her weight. Calculate the work done by the resistance during the run. What power Griffith Joyner had to exert to maintain uniform speed? So एक बार चेक करो इससे आ रहा है क्या आंसर Vmax का S/T करने पर। ट्वेंटी थर्ड का आंसर क्या दिया हुआ है? नहीं, इससे प्रॉपर ही दिया है ना आंसर, कुछ डेसिमल्स में नहीं दिख रहा। हाँ सर, Vmax यूज करके हाफ एम स्क्वायर में पुट करके आ रहा है। एग्जैक्ट आ रहा है क्या? क्योंकि Vmax में 10.54 है ना ये टाइम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग ने 10 सेकेंड्स ले लिया इसको, बट ठीक है एक बार। सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा ना यूज किया। नहीं ऐसे सवालों में सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो तुम खाली यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में लगाते हो, बाकी चैप्टर्स में तुम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो।
तो तो हाफ एमबी² आंसर आ रहा है। सर ने आ रहा बोला है था कि यस सर। हाँ सर आ रहा है पर अप्रोक्सीमेटली मतलब एक डिजिट लास्ट में एक ठीक है, वो ठीक है, एक सर। आध डिजिट डाउन ड्रॉप करना पड़े वो ठीक है, बट इसी से आ रहा है ना, तो वो इसमें कुछ इसमें भी यस ट्रिक सर। नहीं लग रहा है, यही करना पड़ेगा। और ए आ गया तो फिर बी भी आ जाएगा। हाँ ए सर, बी में और मिल सी गया तो आ तो गया। बाकी सारे तो आ जाएंगे ना, इसी से कनेक्टेड है। वो फ्रैक्शन ले लेना, जितना फ्रैक्शन वो ऑफर कर रहा है, 1/10 ऑफर वेट जो है उतना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना वो, तो बाकी पार्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है सर। और पावर के लिए फोर्स इंटू वेलोसिटी कर देना। पावर के बारे में पढ़ा है अभी तक? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो पावर वाला नहीं पार्ट सर। स्किप कर दो अभी के लिए, वो तुम्हें सर पढ़ा देंगे बाद में, ठीक है। ट्वेंटी थ्री के बाद 24th भी डाउट है? हाँ सर। Water pump lifts water from a level 10 meters below the ground, and water is pumped at the rate of 30 kgs per minute with negligible velocity. Calculate the minimum horsepower of the engine to do this. तो देखो, पावर अगेन पावर पूछ रहे, पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला तो पता होगा ना पावर का, रेट यस ऑफ वर्क डन। तो एक सेकंड में जो वर्क करना पड़ा होगा उसी को मैं पावर मान सकता हूँ। और एक सेकंड में कितना पानी लिफ्ट किया होगा, अगर 30 kg पर मिनट लिफ्ट किया जा रहा है तो एक सेकंड में 0.5 kg लिफ्ट किया होगा। और वर्क डन बाय द पंप या मोटर जो भी है, इसको मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता। बेसिकली वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय पंप विल बी ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट वर्क डन बाय ग्रेविटी को माइनस डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, जो यहाँ जाके प्लस डेल्टा पी हो जाएगा। ये सीखा है ना सब? हाँ Yes, सर ये sir. सीखा है। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा की 0 होगा क्योंकि नेग्लिजिबल स्पीड दिया हुआ है। एंड डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू जी इंटू एच, राइट। ये वर्क डन हमें एक सेकंड में मिल जाएगा और इसी को अपन पावर बोल सकते हैं, और ये पावर जूल्स में आएगा। तो जूल से हॉर्स पावर कन्वर्ट करने का तुम्हें कन्वर्जन फैक्टर पता है, 1 हॉर्स पावर इज अराउंड 750 के आसपास होता है ना कुछ, एक बार चेक कर लो। 746 watts, right? 746। यस 746 वॉट्स, करेक्ट। तो ये कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई कर देना। पावर तुम्हें यहाँ से वॉट्स में आएगा और उसको 746 से डिवाइड कर दोगे तो हॉर्स पावर्स में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डाउट 25। 25 डाउट है किसी का? यस सर। एक सेकंड। An unruly demonstrator lifts a stone of mass 200 grams from the ground and throws at his opponent. At the time of projection, the stone is 150 centimeters above the ground and has a speed of 3 meters per second. Calculate the work done by the demonstrator during the process. If it takes 1 second for the demonstrator to lift the stone and throw. तो देखो सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, बस यहाँ पे डेल्टा की भी 0 नहीं होगा। वर्क डन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर डेल्टा पी प्लस डेल्टा के हो जाएगा, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। और पावर के लिए जो एक सेकंड में होगा वही अपन देखेंगे, और यहाँ पे भी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1 सेकंड की बात हो रही। 1 सेकंड लगा डेमोन्स्ट्रेटर को स्टोन को लिफ्ट करने में और स्टोन को फेंकने में, तो डेल्टा पी mgh हो जाएगा और डेल्टा के हाफ mv² हो जाएगा। m पता है, हाइट पता है और स्पीड भी पता है, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा वर्क डन इन 1 सेकेंड। सो दिस विल बी पावर इन वॉट्स, और इसको डिवाइड बाय 746 कर दो तो हॉर्स पावर्स में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट डाउट 26 से 30। सर हाँ, थोड़ा बताओ। ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर भूल गया, सो कैन यू जस्ट स्क्रॉल अ बिट डाउन? आई नो द हाँ सर, क्वेश्चन 27। 27, अच्छा। हाँ सर, मुझे आ गया, बट सो लाइक व्हाट, लाइक which metric should we use to compare? Like, so there's speed, there's all of that.
Let me check the question. पहले पढ़ लेता हूँ एक second. A scooter company gives the following specifications about its product. Mass दिया है, maximum speed दिया है, maximum engine power and pickup time to get the maximum speed. सर इसमें मेरा डाउट था सर, लाइक वी कैन टेक एनी वन एज वेरिएबल एंड सॉल्व फॉर द अदर. तो सर Yes. हम कौन सा मैट्रिक ले, वेलोसिटी ले, टाइम ले, पावर ले? कोई भी ले लो ना, मतलब कौन सा अननोन ले, यही पूछ रहे हो ना? हाँ सर. इसको वेरिएबल माने, किसी भी एक को मान लो, क्या फर्क पड़ता है? इन सारे नोन पैरामीटर्स में से किसी एक को वेरिएबल मान लो. ओके. मान लो कोई एक चीज गिवन नहीं है और बाकी की डेटा से उसको निकाल लो और चेक करो कि वो गिवन डेटा से मैच हो रहा है कि नहीं. मैच हो गया तो वैलिड है, नहीं हुआ तो फिर इनवैलिड है. ठीक है, यही डाउट था ना, बाकी सॉल्व तो हो गया हाँ ना? सर, सॉल्व तो हो गया, सॉल्व तो हो गया. फिर 28 से 30 में नो डाउट्स. 31 से 35, 33. 32. 31. 31, 30, 32, 33. ओके. पुली मास सिस्टम दिख रहा है डायग्राम में. 1 kg मास का स्पीड. द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड द ब्लॉक ऑफ 1 kg मास is found to have a speed of 0.3 meters per second after it has descended a distance of 1 meter. तो initial speed 0, displacement 1 meter के बाद इसका final speed आ गया 0.3 meters per second. तो इसका acceleration अपन निकाल सकते हैं. कौन सा इक्वेशन? V square is equal to U square plus 2s. एक्चुअली ये सब करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है तो अपन वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. इसका डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दिया हुआ है? 1 मीटर. और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल. तो कंस्ट्रेंट से अगर मैं देखूं, यहाँ पे T लग रहा है और यहाँ पे 2T लग रहा होगा. तो 4 kg का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट x2 मान लूं और इसका वेलोसिटी अगर मैं v2 मान लूं, तो तुम देख पा रहे हो x2 is 2 times x1 by constraints. Yes, sir. इसका अगर मैं x1 और v1 मानूं तो that means हाँ सर, इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 2 meters और इसका वेलोसिटी भी मिल जाएगा 0.6 meters per second. और अभी दोनों ब्लॉक्स पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो. मुझे बताओ क्या स्ट्रिंग्स कुछ भी वर्क करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना. टोटल वर्क डन बाय द स्ट्रिंग्स इज 0. वर्क डन बाय ग्रेविटी. अच्छा, इसके मास को m1 मान लो, इसके मास को m2. तो m1 पे जो ग्रेविटी वर्क करेगा वो m1g x1 होगा और m2 पे जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो माइनस म्यू m2g x2 होगा इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ये वर्क एनर्जी हमसे सॉल्व हो जाएगा. अभी खाली म्यू अननोन है इस पूरे इक्वेशन में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 32. Block of mass 100 grams is moved with a speed of 5 meters per second at the highest point in a closed circular tube of radius 10 centimeters in a vertical plane. तो उन्होंने vertical circular motion पढ़ लिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The cross section of the tube is such that the block just fits in it. The block makes several oscillations inside the tube and finally stops at the lowest point. Find the work done by the tube on the block in the process. So मान लो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे ब्लॉक है इधर और इस समय ब्लॉक का स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड है. ब्लॉक का मास दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है एंड फाइनली मान लो ये पॉइंट ए है एंड फाइनली वो पॉइंट बी पे आ गया होगा, यहाँ आके रुक गया होगा एट रेस्ट. तो अगर मैं ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं, इस ब्लॉक के ऊपर वर्क करने वाला फोर्स खाली ट्यूब का ही फोर्स होगा ना, ट्यूब ने इस पे वर्क किया होगा
और वही हमसे पूछा है। और ग्रेविटी ने भी वर्क किया होगा, बट ग्रेविटी का वर्क डन का जो इफेक्ट है वो मैं डेल्टा पी में ले लूंगा इन द वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क डन बाय द ट्यूब कैन बी सिंपली रिटन एज डेल्टा के प्लस डेल्टा पी। डेल्टा के माइनस हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा एंड डेल्टा पी माइनस एम जी इंटू 2r हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा वर्क डन बाय द ट्यूब। नेक्स्ट डाउट कौन सा था? 33 भी डाउट है क्या? Yes, sir. Car weighing 1400 kg is moving at a speed of 54 into 5 by 18 मतलब 15 meters per second up the hill when the motor stops. If it is able to reach the destination which is at a height of 10 meters, just able to reach the destination above the point, calculate the work done against friction, negative of the work done by the friction. Okay. So मान लो ये up the hill जा रहा है, मास दिया हुआ है, इस इंस्टेंट पे स्पीड दिया हुआ है 15 meters per second. If it is able to just reach the destination which is at a height of 10 meters above the point, तो यहाँ से और 10 meters ऊपर यहाँ पे वो रीच कर रहा है, और जस्ट रीच कर रहा है मतलब यहाँ पे उसका स्पीड 0 हो गया होगा। तो ए से बी तक की जर्नी पे इस पे ग्रेविटी ने भी वर्क किया होगा और फ्रिक्शन ने भी वर्क किया होगा। अच्छा यहाँ पे बट देखो इसमें और भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, वो अपन शायद यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये तुम रोटेशन में आगे पढ़ोगे, एक्चुअली जो व्हील्स होते हैं वो रोल कर रहे होते हैं, राइट। तो फ्रिक्शन का जो नेचर है वो काइनेटिक नहीं होता, बट यहाँ पे अपन को काइनेटिक अज्यूम करके ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि और कुछ डेटा दिया नहीं है। सो ए से बी के जर्नी में फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। और हमें वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, तो पहले वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा पी। डेल्टा के मतलब अगेन माइनस हाफ एम बी स्क्वायर एंड डेल्टा पी मतलब माइनस एम जी एच। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आ जाएगा एंड वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन कितना होगा, इसी का नेगेटिव हो जाएगा। सॉल्व समझा ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. 33 के बाद बताओ। Sir, 40 के पहले 35. 35। Yes. In a children's park, there is a slide which has a total length of 10 meters, height 8 meters. The vertical ladder are provided to reach the top. तो ये लेंथ दिया हुआ है 10 meters और ये 8 meters. Average friction offered by the slide is 3/10 of the weight. Find the work done by the ladder on the boy as he goes up. तो A पार्ट का आंसर mg into h हो जाएगा ना। बॉय का वेट 200 न्यूटन दिया हुआ है, तो मतलब mg is 200 into 8, that means 1600 joules. B part, find the work done by the slide on the boy as he comes down. तो जब ये स्लाइड कर रहा होगा तो टोटल डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन 10 मीटर्स ट्रेवल किया होगा और फ्रिक्शनल फोर्स 3/10 mg अब द इंक्लाइन लग रहा होगा। सर तो हमारी बुक में ए पार्ट अलग है। Sir, 0 दिया हुआ है। Yes, sir. 0 there. सर क्वेश्चन ही अलग है ए पार्ट का। हमारे में क्वेश्चन है वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर। अच्छा एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, सॉरी देखो ये गलत लिख दिया अपन ने।
ग्रेविटी का वर्क डन नहीं पूछा है, लैडर का वर्क डन पूछा है, सही है। ठीक है, बाय द बॉय ऑन द लैडर या फिर बाय द लैडर ऑन द बॉय, जो भी है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म तुम समझने की कोशिश करो। ये अपन HCV के ट्रैप में यहाँ पे फंस गए। यहाँ पे जब बॉय लैडर को क्लाइंब कर रहा होगा, लेट मी ड्रॉ द लैडर इन 3D। मान लो ये लैडर है, तो जब ये इस लैडर पे क्लाइंब कर रहा होगा, तो क्लाइंब करते समय इसका जो फुट होगा वो लैडर के साथ कांटेक्ट में होगा, राइट? और जब तक फुट लैडर के साथ कांटेक्ट में, तब तक लैडर इस फुट पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन क्या इस नॉर्मल फोर्स की वजह से फुट मूव कर रहा है? जैसे ही फुट ने इसके साथ कांटेक्ट छोड़ा, नॉर्मल फोर्स भी गायब हो गया। तो तुमने पढ़ा होगा ना ये, इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट मूविंग देन द वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0। Yes. यस सर। Yes, sir. यहाँ पे लैडर बॉय पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होगा, राइट? तो नाउ द डाउट कम्स कि अगर लैडर इस पे कोई वर्क नहीं कर रहा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे एक्वायर कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है? सो दैट वर्क इज डन बाय द इंटरनल फोर्सेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बॉय। जब बॉय क्लाइंब करेगा तो उसके बॉडी में थोड़ा बहुत स्ट्रेचेस होगा ना, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होगा, उसके नीज बेंड होंगे, फिर वापस अनबेंड होंगे, तो उसके बॉडी के जो इंटरनल फोर्सेस है वो वर्क करेंगे। अपन FBD बनाते समय, फोर्स इक्वेशन लिखते समय इंटरनल फोर्सेस कंसिडर नहीं करते, बट वर्क एनर्जी थ्योरम में करते हैं कि नहीं करते? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, व्हेन वी से दैट वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज डेल्टा की, क्या यहाँ पे खाली एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन लेते हैं कि इंटरनल का भी लेते हैं? इंटरनल का भी इंटरनल का भी लेते हैं। तो यहाँ पे बॉय के बॉडी के जो इंटरनल फोर्सेस है वो वर्क करके उसको mgh पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करवा देंगे। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? एंड यू आर सेइंग कि तुम्हारे बुक में क्या लैंग्वेज दिया हुआ है ए पार्ट के लिए, वर्क डन? वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर एज ही तो गोज अप। सेम लॉजिक उधर भी अप्लाई कर सकते, वो भी 0 होगा ना, क्योंकि लैडर के पॉइंट्स भी मूव नहीं कर रहे, तो वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर भी 0 होगा। अंडरस्टूड? यस सर। और बी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अभी फ्रिक्शन पता है, तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180, उससे ये भी आ जाएगा ना। Sir. हाँ बता। सर इसमें एक डाउट है। हम्म। सर इसमें हम लोग नॉर्मल फोर्स नहीं लेंगे, सीधा वेट लेंगे किसमें? फ्रिक्शन निकालने के लिए। फ्रिक्शन निकालने के लिए वो लोगों ने डायरेक्टली बोला है ना इधर कि फ्रिक्शन 3/10 ऑफ द वेट है, तो डायरेक्टली वो डेटा यूज कर लेंगे, ओके सर। क्योंकि म्यू दिया नहीं है ना, तो म्यू देने के बजाय वो लोग ने डायरेक्टली 3/10 ऑफ द वेट बोल दिया फ्रिक्शन को। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है इस सवाल में? सर एक सी ऑप्शन भी है इसमें हमारी बुक में। हाँ सर, आपके इसमें जो ए ऑप्शन है वो हमारे इसमें सी ऑप्शन। अच्छा सी भी है क्या? कुछ चेंजेस किए Yes, हैं? yes. बताओ क्या है सी ऑप्शन? सर जो सी आपके ऑप्शन इसमें A वाला है। ये वाला ही है। जो आपका सर, ए पार्ट है वो हमारा सी पार्ट है। तो ए, अच्छा सी पार्ट में वो दिया है क्या जो तुम बोल रहे थे ए पार्ट में? Yes. हाँ, तो वो भी 0 ही हो जाएगा ना। सर पीछे 0 नहीं दे सर रहा उसका आंसर 1600 दिया है पीछे। एक सेकंड रुको, कुछ तो कंफ्यूजन है इधर। वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय, वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज इट गोज अप। यहाँ पे जो ए पार्ट में दिख रहा है वो तुम्हारे सी पार्ट में, और उसका आंसर 1600 दिया हुआ है। Yes, sir. यस यस सर। इसमें क्या दिया, एक सेकंड देख लेते हैं। 35, फिर तो इसमें भी 1600 ही दिया होगा। नहीं, इसमें 0 दिया है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, बट इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, सी पार्ट मिसिंग लग रहा है। ए बी एंड सी। वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय, लैडर बॉय पे वर्क कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपन को।
लैडर का जो फोर्स लग रहा होगा बॉय के ऊपर, वो तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही लग रहा होगा, और तो कोई फोर्स फ्रिक्शन या कुछ तो पॉसिबल नहीं है ना इधर। जब वो क्लाइंब कर रहा है तब नॉर्मल फोर्स उसके हाथों पे या उसके पैरों पे लग रहा होगा, बट जब तक नॉर्मल फोर्स लग रहा है तब तक वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा। और क्या कोई स्टेटमेंट दिया है इधर? एक बार सवाल पूरा पढ़ लेते हैं वापस। इन अ चिल्ड्रंस पार्क देयर इज अ स्लाइड व्हिच हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 10, height 8 and vertical ladders are provided to reach the top. A boy weighing 200 newtons climbs up the ladder to the top of the slide and slides down to the ground. The average friction offered by the slide is 3/10. एक बार ये चेक करना पड़ेगा इसका आंसर, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया ये, क्योंकि इसमें भी ए पार्ट का आंसर तो 0 ही दिया है जो मुझे लग रहा था, बट यहाँ पे सी पार्ट मेंशन्ड है 1600 जूल्स, बट सी पार्ट का स्टेटमेंट इधर मिसिंग है, तो आई डोंट नो कौन सा मैं हम आपको मेरा HCV भेज दूं फिर, मतलब एक बार। हाँ, ये अपडेटेड वाला। 35th क्वेश्चन का मुझे एक स्नैपशॉट भेज सकता है कोई तुम्हारे HCV से, तो एक मुझे वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा क्या मेंशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्ड का सर आप इंपॉर्टेंट है। क्या ईमेल कर सकते हो? मेरा नंबर ये ले लो 9867568660। तो इस क्वेश्चन का मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, तो देख लेते हैं अपन क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली। तब तक बाकी के सवाल कर ले क्या, इस पे आते हैं वापस अपन। अपन ने जो किया है वो सही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा, किसी ने भेजा है मुझे शायद स्क्रीनशॉट। The work done by the boy on the ladder as he goes up the work done by the ladder on the boy. इसका ही ए पार्ट सी पार्ट बना दिया, और आंसर की में सी पार्ट का 1600 दिया है क्या? यस सर। नहीं यार, ये गलत लग रहा है मुझे ये आंसर। एक बार फिर भी तुम रीचेक करवा लो किसी और से भी, कंफर्म हो जाएगा कि मैं तो कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ ना, बट आई स्ट्रांगली फील कि सी पार्ट का आंसर भी 0 ही होना चाहिए। जो लॉजिक हमने डिस्कस किया वो तुम लोग को भी कन्विंसिंग लग रहा है? यस सर। यस सर। जनरली HCV में मिस्टेक्स तो नहीं होते, बट फिर भी एक बार तुम लोग भी कंफर्म करवा लेना कि सर से भी, ठीक है? ओके सर। So let's move on to the next question now. 35 कर रहे थे ना अपन? ओके, 35 के बाद बताओ नेक्स्ट डाउट। 36 से 40? सर 37। सर So 40 also. अच्छा, एक सेकेंड।
A block weighing 10 newtons travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. The rough surface has a friction coefficient of 0.2 with the block. If the block starts slipping on the track from a point 1 meters above the horizontal surface, how far will it move on the rough track? So देखो यहाँ पे जब वो point B तक पहुंचेगा, point B तक उसने कुछ speed acquire किया होगा और उसके आगे rough surface पे slide करके point C तक पहुंचते पहुंचते उसका फाइनल स्पीड 0 हो गया होगा, राइट? तो यहाँ पे डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम ए से सी तक अप्लाई कर दो. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम ए टू सी विल बी डेल्टा के, और ए से सी तक डेल्टा के भी 0 होगा. कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं? ग्रेविटी. ग्रेविटी का वर्क डन mgh होगा. और यहाँ पे ये वाले जर्नी में फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी माइनस म्यू mg इंटू एक्स. ये 0 के इक्वल होगा, तो इसको सॉल्व करने पर x मिल जाएगा. ओके 37 के बाद कौन सा बोल रहे थे? 40. Yes, sir. A block of mass 1 kg is placed at the point A of a rough track as shown in the figure. If slightly pushed towards right, it stops at B of the track. Calculate the work done by the friction on the block during its transition from A to B. So देखो A से B तक की जर्नी में ओवरऑल हाइट जो नीचे गया वो 0.2 मीटर्स होगा. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे भी 0 के इक्वल होगा. वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mg इंटू 0.2, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा इसे माइनस ऑफ mg इंटू 0.2. नेक्स्ट डाउट बताओ 41 से 50 कहाँ तक दिया था सॉल्व करने के लिए? So 61. 61. ओके स्प्रिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया ना? स्प्रिंग्स के अंदर कैसे एनर्जी स्टोर होता है? हाँ सर, हो Yes, गया. sir. हाँ ठीक है, yeah. तो बताओ 41 से 50 के बीच में क्वेश्चन नंबर्स. So 50. 50. ओके सबका अटेम्प्ट करके हो गया क्या मगर ये सब या Yes. बाकी है? Yes sir, हो गया. Yes sir, हो गया. 51st भी आप कर सकते हो. 51st ठीक है, इसके बाद देखते हैं. फिगर E12 दो ब्लॉक्स है ए और बी और दोनों ब्लॉक्स का मास सेम दिया हुआ है 320 ग्राम्स, connected by a light string passing over a smooth light pulley. Horizontal surface भी smooth दिया हुआ है. Spring constant दिया हुआ है whose other end is fixed to support, and initially the spring is vertical and unstretched when the system is released. Find the velocity of the block A at the instant it breaks off the surface below it. अच्छा तो देखो यहाँ पे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को जब मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो ये दोनों ब्लॉक्स आगे ट्रेवल करेंगे. ब्लॉक ए यहाँ पे आ जाएगा. मान लो ब्लॉक ए एक्स डिस्टेंस से मूव कर रहा है तो ब्लॉक बी भी नीचे की तरफ एक्स डिस्टेंस से मूव करेगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से. और ब्लॉक ए का जो मैं नया पोजीशन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो दिस इज दैट रिक्वायर्ड पोजीशन एट विच द ब्लॉक ए जस्ट लिफ्ट्स ऑफ. तो जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग का जो ओरिएंटेशन है वो भी ऐसे बन जाएगा. और ब्लॉक को लिफ्ट ऑफ करवाने वाला फोर्स कौन होगा? स्प्रिंग फोर्स ही होगा. स्प्रिंग जैसे ही ऐसे इंक्लाइन हुआ उसके अंदर एक्सटेंशन आ गया होगा
Let's say this angle is theta. ये एंगल को थीटा मान लेते हैं स्प्रिंग के। तो स्प्रिंग का लेंथ दिया हुआ है इनिशियली, हाँ ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये एच गिवन। तो अभी स्प्रिंग का जो नया लेंथ है ये देख पा रहे हो, ये कितना हो गया होगा? एच सेक थीटा, नहीं थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसे शायद इजी हो जाएगा। तो थीटा के टर्म्स में ये एच सेक थीटा होगा, राइट? तो स्प्रिंग के अंदर जो डिफॉर्मेशन आया होगा डेल्टा एक्स इन द स्प्रिंग, एच सेक थीटा माइनस एच होगा, ये समझ में आया? ये स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन है, दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? के टाइम्स एच सेक थीटा माइनस एच। और इस समय स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक को लिफ्ट ऑफ करवा रहा है, मतलब ब्लॉक का जो नीचे वेट होगा mg, उसको स्प्रिंग फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जस्ट बैलेंस कर देगा। स्प्रिंग फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? Fs इंटू कॉस थीटा, दैट मीन्स के एच सेक थीटा माइनस एच इंटू कॉस थीटा, ये mg के इक्वल होगा, ये समझ में आया? ये इक्वेशन Yes, sir. लिफ्ट ऑफ के टाइम पे। Yes, sir. और इस इक्वेशन में बस थीटा एक अननोन है, राइट? बाकी सारी चीजें हमें पता है। तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हें थीटा मिल जाएगा, और जैसे ही तुम्हें थीटा मिला, तुम्हें स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन पता है, और तुम्हें एक्स भी पता है। एक्स को भी मैं एच टेन थीटा लिख सकता हूँ ना। डायग्राम में देखो, जो डिस्टेंस ब्लॉक्स ने मूव किया होगा वो इस ट्राइंगल की मदद से एच टेन थीटा के इक्वल होगा। तो स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन मिल गया, डिस्टेंस एक्स मिल गया। इसके आगे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? mgx। और स्प्रिंग ने कितना वर्क किया होगा? माइनस हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा के, मतलब हाफ इंटू 2m, एंड बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स दोनों का स्पीड सेम ही होगा, इंटू वी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगा। अटेम्प्ट कर पाओगे एक बार Yes, खुद sir. से वापस? ओके। Yes, sir. सर इसमें एक बस रिकन्फर्म करना था सर, स्प्रिंग में kx टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा और dx बॉटम राइट कॉर्नर में होगा डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट विल बी नेगेटिव, राइट? कैन यू रिपीट अगेन? सर स्प्रिंग में kx will be acting in the top left direction because Correct. elongated है, and Correct. dx will be acting in the bottom right direction, right? dx, हाँ सर। dx मतलब सर ACP सर dx रेफर करते हैं, like the मतलब कौन से elongation in distance पे जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल रहे हो ना? हाँ सर, यस सर, वही मतलब था। तो डिस्प्लेसमेंट तो हाँ राइट की तरफ ही है ना इन ब्लॉक्स का। अभी तक वो हाँ, लिफ्ट ऑफ हुआ नहीं है, तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट अभी भी अलोंग द ग्राउंड ही। तो ये ब्लॉक dx या फिर x से राइट की तरफ मूव कर गया होगा, है ना? यस सर। और कोई डाउट है किसी को भी किसी भी स्टेप में? ठीक है, फिर 51 में भी डाउट था? Sir, also 52. ओके, देखो 51 भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट भी बेस्ड है। यहाँ पे स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ h दिया हुआ, तो इस समय ये वाला जो लेंथ है ये h sec 37 होगा। तो स्प्रिंग के अंदर का जो डिफॉर्मेशन है डेल्टा x, वो अपन लिख सकते हैं h sec 37 विच इज 5/4 -1। तो h/4 ये स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होगा इनिशियली, और यहाँ पे स्प्रिंग के दूसरे एंड पे एक रिंग को एम्बेड किया हुआ, रिंग को अटैच किया हुआ है जो इस रॉड पे एम्बेडेड है, और स्प्रिंग का ये वाला एंड फिक्स्ड है। तो अभी रिंग को अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ऑब्वियसली ये रिंग इस तरफ भागेगा जिस तरफ स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, और जब रिंग यहाँ पे पहुंच जाएगा जहाँ पे स्प्रिंग ने अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर कर ली, उस समय उसकी कुछ स्पीड होगी लेफ्ट की तरफ, और यही स्पीड हमें फाइंड करनी। तो यहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस
इक्वल टू डेल्टा के। इस केस में रिंग के ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और नॉर्मल फोर्स लग रहा है और उसका वेट भी लग रहा होगा, बट नॉर्मल फोर्स और वेट का तो वर्क डन जीरो होगा। दैट मीन्स वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज माइनस ऑफ डेल्टा पी फॉर द स्प्रिंग, जो कि इस केस में हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो इसको हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट कर दो, तो इसको सॉल्व करने पर v मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? सेम टाइप के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस में। 50 सेकंड भी डाउट है? 50 सेकंड देखो। यहाँ पे रॉड का लेंथ L दिया हुआ है, रिजिडली अटैच्ड टू अ स्मॉल हेवी ब्लॉक एट वन एंड and a hook at the other end. The system is released from rest with the rod in the horizontal position, and there is a fixed smooth ring at a depth of h below the initial position. The hook gets into the ring as it reaches there. What should be the minimum value of h so that the block moves in a complete circle about the ring? So देखो यहाँ पे ये लेंथ L दिया हुआ है, तो इनिशियली ब्लॉक h हाइट नीचे गिरने वाला है। उसके बाद ये वाला जो एंड है वो फिक्स्ड हो जाएगा हुक के मैकेनिज्म से, और रॉड इसके अबाउट फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। और जब रॉड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा, लेट मी मार्क द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए पॉइंट से शुरुआत हुई थी, बी पॉइंट पे हुक अटैच हो गया था, एंड सी पॉइंट पे रॉड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ गया। तो अगर तुम डायरेक्टली ए से सी तक का मोशन देखते हो, मुझे बताओ ए से सी तक के मोशन में रॉड, ये जो बॉक्स है वो कितना हाइट नीचे गिर गया होगा ओवरऑल? पहले एच गिरा एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन वो एल हाइट और नीचे आ गया होगा, राइट। एच प्लस है, करेक्ट। तो एच प्लस एल, तो दैट मीन्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg h प्लस एल। इसको मैं हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट कर सकता हूँ। दैट मीन्स सी पे जो स्पीड है वो मुझे मिल जाएगा, और सी का जो स्पीड है वो कितना होना चाहिए सर्कल को जस्ट कंप्लीट करवाने के लिए? सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, √5 GL। √5 GL। तो v को √5 GL डाल दो और सॉल्व कर लो, उससे h मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ l। ओके, यस सर। नेक्स्ट डाउट बताओ। सर 58। सर इधर से 57 दो ही C। क्वेश्चन यूज करते हैं क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करके हो जाए, किस में? मतलब ऐसे सम्स में, मतलब ऐसे। हाँ, इधर- ऐसे सम्स में तुम एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, यस। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने का कंडीशन क्या होगा? वर्क डन बाय फोर्सेस अदर फोर्सेस शुड बी जीरो। जनरली अपन वर्क एनर्जी थ्योरम को मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन बाय फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव, और अदर देन फोर्सेस whose potential energy is defined, plus work done by conservative forces is delta K। conservative forces को minus delta P लिख सकते हैं। So work Yes. other is delta K plus delta P। तो as long as work other zero होगा, उन conditions में अपन K plus P को constant मान सकते हैं ना? यस सर, यस। तो 53 हाँ बताओ। सर ये सर, क्वेश्चन मुझे नंबर 52 में 52 में, yes। yeah sir. Sir over here I'd like taken point B as the starting point for the block, और फिर मतलब अगर वो लिया है तो फिर to find the minimum velocity for it to complete the complete circle we have to take the diametrically opposite point, right? अगर तुम point B से शुरुआत करते हो तो हाँ, इसका मैंने diameter इसके starting point ले लिया, और फिर इधर you have to like take this as the point, right? जहाँ पे उसका velocity supposedly zero होना चाहिए, मतलब tension या वो सब। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एक अपन ने मिस्टेक कर दी। इट्स अ रॉड ना, नॉट अ स्ट्रिंग। Yes sir, तो tension zero नहीं होगा कभी। एंड रॉड के लिए कंडीशन इज नॉट अंडर रूट 5 GL, इट्स अंडर रूट 4 GL ना?
Yes. Yes, ये sir. करेक्शन कर लेना, सही बोल रहे। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो स्पीड 0 भी पॉसिबल है, बिकॉज रॉड कंप्रेशन भी ले सकता है, राइट? तो इससे आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही डाउट था ना? यस सर। ठीक है, 55 तक और कोई डाउट है? 56 से 60? So 57th 58. C part. 57th C part. Yes, sir. A heavy particle is suspended by a 1.5 meters long string. It is given a horizontal velocity of √57. Find the angle made by the string with the vertically upwards when it becomes slack. So इसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 और इसको हॉरिजॉन्टली √57 मीटर्स पर सेकंड स्पीड दे दिया। तो देखो, अगर इसको पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो तुमने ये सब पढ़ा होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। पॉइंट बी को क्रॉस करवाने के लिए अगर ये वाला स्पीड √2gl से बड़ा हो गया तो वो पॉइंट बी को क्रॉस कर जाएगा, और अगर ये स्पीड √5gl से बड़ा हो गया तो वो पूरे सर्कल को क्रॉस कर जाएगा। और अगर स्पीड इन दोनों के बीच में हुआ तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में कहीं तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। ये सब पढ़ा है सबने? यस सर, प्रोजेक्टाइल हो जाए मतलब यस, उसके बाद फिर मोशन प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो इसी चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो बीच में कहीं तो लाई कर रहा है। ये अपन वेरीफाई कर सकते हैं। 2 × 10 × L 1.5 इसका अंडर रूट, तो कितना आ रहा है ये? √30 और ये √57 है, मतलब इसको तो क्रॉस कर रहा है एंड √5gl से कम होगा, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो मान लेते हैं एंगल थीटा पे स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है, जहां पे भी स्ट्रिंग स्लैक हो रहा होगा वहां पे टेंशन 0 हो गया होगा, और उस पॉइंट पे स्पीड v मान लेते, फाइनल स्पीड v मान लेते। तो एक तो अपन सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिख सकते हैं, mg का जो ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा mv²/L। और एक और इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, a से c तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हाफ m × va का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m × v² प्लस mgl 1 + sin थीटा। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तुम्हें थीटा और v मिल जाएगा, राइट? 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स। और इसके बियॉन्ड पार्टिकल का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल होगा। तो पहले तो सी तक पहुंचने के लिए कितना हाइट वो गया होगा ऊपर, सी तक पहुंचने के लिए ऊपर mgl 1 + sin थीटा गया होगा, ये निकाल लो। एंड सी के बियॉन्ड और फर्दर कितना ऊपर गया होगा उसके लिए प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रहा होगा, 90 - थीटा ना? 90 - थीटा, यस तो सर। ये 90 - थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का काम कर रहा होगा इधर। तो h2 विल बी v² sin² 90 - थीटा अपॉन 2g, और इन दोनों को ऐड कर दो, ये तुम्हें टोटल h max दे देगा। समझा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. 57th के बाद नेक्स्ट डाउट। 58. So 58. बस आप A part कर दो ना। 58 ठीक है। B1 सिंपल पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है, बॉब का मास दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है थीटा, ये इसका रिलीज पॉइंट है, और यहाँ पे एक पैक को फिक्स किया हुआ है एट अ डिस्टेंस x बिलो द सपोर्ट। तो assuming that initially the bob is at a height less than the pack, show that the maximum height reached by the bob equals its initial height। ये तो ऑब्वियस है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से।
ए पार्ट। Yes, sir. बी पार्ट में क्या पूछा है, इफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड with theta equals to 90 and x equals to L/2. Find the maximum height reached by the bob above its lowest position before the string becomes slack. X is L/2. तो ये L है। तो जब स्ट्रिंग वर्टिकल होगा, ये वाले पोजीशन से जब वो ये वाले पोजीशन पे पहुंचेगा, इस समय यहाँ पे जो बॉब होगा उसने √2gl वेलोसिटी एक्वायर कर लिया होगा, राइट। और अभी स्ट्रिंग का जो इफेक्टिव लेंथ है वो L/2 हो जाएगा, वो L/2 के सर्कल में जाएगा। तो अगेन वो बीच में हॉरिजॉन्टल पोजीशन को तो क्रॉस कर जाएगा मगर पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मतलब बीच में कहीं तो वो स्लैक हो जाएगा। इसको रिलेट कर पा रहे हो अभी पिछले सवाल से? एग्जैक्टली पिछले सवाल का थियरी अप्लाई कर दो। मान लो थीटा एंगल पे वो स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है और यहाँ पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड v मान लो, तो दो अननोन है थीटा और v। तो उसके लिए दो इक्वेशंस क्या होंगे, एक तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लगा दो और एक यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन। तो इससे हो जाएगा सॉल्व, देखो। यस सर, हो जाएगा। और सी पार्ट भी हो जाएगा। सर्कल को कंप्लीट करवाने के लिए सर ऊपर टेंशन 2gl जो है उसको बड़ा, उसको √5gl से बड़ा कर देंगे ना, √5gr से। दिस शुड बी मोर देन √5gr, है ना। और हमारे ओरिजिनल सवाल के अकॉर्डिंग जो r होगा वो L - x होगा, राइट। और कोई डाउट है किसी को इसमें, कोई भी स्टेप में? और बताओ नेक्स्ट। आखिरी के अभी करने नहीं बोले हैं ना सर ने? Only till Oh, no, 61. क्या बोल रहे हो? 61 तक. 61 तक, अच्छा ठीक है। तो और कोई डाउट है 61 के पहले? नो सर। ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को भी? तो आज सर का आप एक बार 6 recording क्वेश्चन सॉल्व कर। मैं शेयर कर दूंगा। कौन सा 6th? यस सर। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और फोर्स दिया हुआ है। तो वर्क डन निकालने के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो, r2 - r1, ये होगा ना। एंड वर्क डन विल बी F.S। तो ये फोर्स का अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो आंसर दिख रहा है 0 आ जाएगा, 5 - 5। ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को भी? सर हाँ बोलो। सर आप इसका पीडीएफ प्लीज भेज सकते हो क्लास के बाद? हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग PDF दोनों सेंड कर दूंगा, चलेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है। फिर और कोई अगर डाउट नहीं है तो तुम लोग मीटिंग लीव करके अपना बाकी का काम कर लो, ब्रेक ले लो। मैं कुछ नया तो पढ़ाऊंगा नहीं आज, ठीक है। बाय सर, थैंक यू। ओके चलो, बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you. Bye. हाँ सर, थैंक यू सर।